नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर महेश बर्नेवाल की किताब संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी साठ संग्रह क्लास 6 to 12 का, जो कि आपका ये किताब जो है वन लाइनर किताब है, ठीक है। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है आपका मध्यकालीन भारत, ठीक है। तो मध्यकालीन भारत का चैप्टर नंबर 28 पढ़ेंगे, जो कि आपका होगा मुगल साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 28 मुगल साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण के बारे में पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 30 आ गया, पार्ट ए, वीडियो नंबर पहला वीडियो आएगा। तो चैप्टर नंबर 28 मुगल साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण, ठीक है। तो अकबर, ठीक है। तो अकबर का शासन 1556 से लेकर 1605 तक था। तो अकबर का शासन 1556 से लेकर 1605 तक था, ठीक है। और यहीं से हम पढ़ेंगे। तो ये आपका अकबर का पूरा एरिया था, ठीक है। तो आपका इधर काबुल से लेके काबुल, कंधार, श्रीनगर, कश्मीर, पंजाब, पानीपत, दिल्ली, मथुरा, आगरा, फतेहपुर सीकरी, ठीक है। और इसके नीचे रणथंभौर, इधर आपका मालवा, इलाहाबाद, पटना, बंगाल, उड़ीसा, गोंडवाना, परार, आमेर, अजमेर, चित्तौड़, गुजरात और सिंध, ठीक है। तो ये आपका एरिया था, अकबर का क्षेत्र था। अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा, ठीक है। तो अकबर का जन्म, तो अकबर का जन्म अमरकोट, सिंध के थार जिले में के राना पिरसाल के महल में 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। तो अकबर का जन्म अमरकोट, सिंध के थार जिले में के राना बिरसाल के महल में 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। अकबर की माता का नाम, तो अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम था, जो हुमायूं के भाई हिंदाल के सिया गुरु मीर बाबा दोस्त शेख अली अकबर की पुत्री थी, ठीक है। तो अकबर की माता का नाम हमीद बानो बेगम था, जो हुमायूं के भाई हिंदाल के सिया गुरु मीर बाबा दोस्त शेख अली जो शेख अली अकबर की पुत्री थी। हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर कलानौर पंजाब में था। अकबर के संरक्षक बैराम खान ने 10 फरवरी 1556 को में ईंटों का एक सिंहासन बनवाकर उसे बादशाह घोषित कर दिया दिल्ली में। तो दिल्ली में 11 फरवरी को अकबर के सम्राट बनने की सूचना दी गई, ठीक है। कलानौर, तो कलानौर में मात्र 13 साल 4 महीने की उम्र में अकबर को मुगल वंशज का ताज पहना दिया गया और बैरम खां को मुगल बादशाह का वजीर बनाकर उसे खान ए खाना का खिताब दिया गया था, ठीक है। हेमू एक हिंदू शासक था। तो हेमू एक हिंदू शासक था जिसने अपना जीवन इस्लाम शाह के अधीन एक बाजार अधीक्षक के रूप में आरंभ किया था। लेकिन आदिल शाह की सेवा में उसने महत्वपूर्ण प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली थी, ठीक है। वह 22 युद्ध कर चुका था तथा उनमें से किसी भी युद्ध में उसे पराजय का सामना नहीं करना पड़ा था। आदिल शाह ने हेमू को विक्रमादित्य का खिताब देकर अपना वजीर नियुक्त कर लिया था। हेमू ने आगरा पर अधिकार कर लिया और 50,000 घुड़सवारों, 500 हाथी और एक दस्ता तोपखानों के साथ दिल्ली की ओर बढ़ा। एक भीषण युद्ध में हेमू ने दिल्ली के निकट मुगलों को पराजित कर दिया और नगर पर अधिकार कर लिया। मुगल और हेमू के नेतृत्व में अफगान सेना के मध्य पानीपत के मैदान में 5 नवंबर 1556 में युद्ध हुआ। युद्ध का रुख हेमू के पक्ष में था। तब हेमू की आंख में एक तीर लगा और मूर्छित हो गया। नेतृत्व विहीन अफगान सेना पराजित हुई और हेमू को बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी गई। तो अकबर के समय में समकालीन शासक कौन थे? तो इधर आपका शासक का नाम है, इधर देश और इधर कार्यकाल। तो सबसे पहले आपका महारानी एलिजाबेथ। तो महारानी एलिजाबेथ यह आपका इंग्लैंड देश की थी और इनका कार्यकाल था 1558 से लेकर 1603 तक। सम्राट हेनरी फोर, इनका जब फ्रांस देश से था संबंध और इनका कार्यकाल 1553 से लेकर 1610 तक था। तीसरा आपका शाहबाज, इनका जो है देश ईरान था और ईरान के शासक थे शाहबाज और इनका कार्यकाल 1588 से लेकर 1629 तक था। जार इवान बेसिल वियोविच,
ये आपके रूस देश के थे और इनका कार्यकाल 1530 से लेकर 1584 तक था। नोट उपनाम, तो आपका जो इवानिद टेरिबल, ठीक है, तो इनका नाम था इवानदी टेरिबल, ठीक है। तो जार इवान बेसिल ये बीच का नाम, ठीक है, उपनाम। बैरम खां की, तो बैरम खां की संरक्षता का समय और इनका समय था 1556 से लेकर 1560 तक। बैरम खान लगभग 4 वर्षों तक साम्राज्य का सूत्रधार बना रहा। सर्वोच्च सत्ता का उपयोग करते हुए बैरम खान ने बहुत से शक्तिशाली व्यक्तियों को अप्रसन्न कर दिया था। छोटी छोटी बातों पर अकबर के साथ उसका मतभेद हो जाता था, जिससे अकबर को लगने लगा कि राजकाज को किसी अन्य के हाथों में और अधिक दिन रहने देना ठीक नहीं है। अकबर ने बहुत चतुराई से काम किया। शिकार के बहाने वह आगरा से रवाना हो गया और दिल्ली पहुंचा। दिल्ली से एक फरमान जारी कर उसने बैरम खां को वजीर के पद से बर्खास्त कर दिया, ठीक है। अकबर ने उसके सामने दरबार में या बाहर कहीं भी साम्राज्य की सेवा करने और अथवा हज के लिए मक्का चले जाने का विकल्प रखा, ठीक है। बैरम खान ने दूसरा विकल्प चुना और लेकिन जब वह मक्का जा रहा था तभी अहमदाबाद के निकट पाटन नामक स्थान पर मुबारक खान नामक एक अफगान ने जिसकी उससे रंजिश थी हत्या कर दी। अकबर ने बैरम खान की विधवा जो रिश्ते में उसकी बहन थी उससे उसे विवाह कर लिया, ठीक है। साम्राज्य का प्रारंभिक विस्तार, तो आप अकबर के साम्राज्य का प्रारंभिक विस्तार कैसे हुआ? इस काल में जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र जीते गए थे वे आपका मालवा, गढ़ा कटंगा और अजमेर थे, ठीक है। उस समय मालवा का शासक बाज बहादुर था। उसके विभिन्न गुणों में उसके संगीत प्रवीणता और काव्य पटुता भी शामिल थी। इन दोनों कलाओं में समान रूप से निष्णात और अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध रूपमती के साथ बाज बहादुर की प्रेम कथाएं लोक विदित है। बाज बहादुर और रूपमती की समाधि उज्जैन में है, ठीक है। तो बाज बहादुर और जो है रूपमती की समाधि उज्जैन में स्थित है। उसके शासनकाल में मांडू संगीत का एक विख्यात केंद्र बन गया था और मालवा पर किए गए आक्रमण का नेतृत्व अकबर को पालने वाली उसकी माता महामा अनगा के बेटे आदम खान ने किया था, ठीक है। इस युद्ध में बाज बहादुर पराजित हुआ तथा लूट के धन पर मुगलों ने अपना अधिकार कर लिया, ठीक है। अकबर की विजय, तो गोंडवाना विजय 1564 में, चित्तौड़ विजय 1568 में, कालिंजर विजय 1570 में, आमेर की संधि 1562 में और मारवाड़ की विजय 1570 में हुआ था, ठीक है। हल्दीघाटी युद्ध 1576 में और असीरगढ़ युद्ध 1601 में हुआ था, ठीक है। तो 1564 सबसे पहले गोंडवाना विजय, उसके बाद 1568 में चित्तौड़ विजय, उसके बाद कालिंजर विजय 1570 में और सबसे पहले आपका आमेर की संधि हुआ था 1562 में, ठीक है। और मारवाड़ विजय 1570 में, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में और असीरगढ़ का युद्ध 1601 में। नेक्स्ट आपका है 1 मिनट। आदम कौर और मालवा में प्रतिक्रिया हुई, तो आदम कौर और मालवा में प्रतिक्रिया हुई तथा बाज बहादुर ने अपना खोया हुआ राज वापस पाने में सफलता प्राप्त की। बैरम खां का विद्रोह समाप्त होने के बाद अकबर ने मालवा के विरुद्ध दूसरी बार सेना भेजी। परिणाम स्वरूप वह हार गया और उसने मालवा छोड़कर जाना पड़ा, ठीक है। कुछ समय बाद वह अकबर के दरबार में पहुंचा जहाँ बादशाह ने उसे मनसबदार बना लिया था, ठीक है। लगभग उसी समय मुगल सेना ने गढ़कटंका राज्य पर आक्रमण कर दिया और इस राज्य में नर्मदा नदी घाटी और आधुनिक मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग शामिल किया था, ठीक है। इन दोनों प्रदेशों को एक करने का श्रेय अमनदास को था, जिसका जीवन काल 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पड़ता है। अमनदास ने रायसेन को जीतने में गुजरात के बहादुर शाह की मदद की थी और जिसने उसे संग्राम शाह का खिताब दिया था। गढ़कटंगा राज्य में गोंडा और राजपूत सरदारों के अनेक छोटे छोटे क्षेत्र शामिल थे। संग्राम शाह ने महोबा के प्रसिद्ध चंदेल राजघराने की एक राजकुमारी से अपने एक पुत्र का विवाह कर अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली थी। तो संग्राम शाह ने महोबा के प्रसिद्ध चंदेल राजघराने की एक राजकुमारी से अपनी एक पुत्र का विवाह अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली थी, ठीक है, विवाह कर अपनी स्थिति से। तो अमनदास आपका जो है संग्राम शाह था, ठीक है। तो अमनदास का ही नाम था संग्राम शाह, ठीक है। और अमनदास या संग्राम शाह ने मोहबा के प्रसिद्ध चंदेल
राजघराने की एक राजकुमारी से अपने एक पुत्र का विवाह कर अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली थी। उसकी पत्नी इतिहास प्रसिद्ध तो सॉरी, यहाँ पर आपका संग्राम शाह बहादुर शाह के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो संग्राम शाह का जो किताब है वो बहादुर शाह को मिला था, ठीक है। और ये आपका जो है बहादुर शाह या संग्राम शाह ने महोबा के प्रसिद्ध चंदेल राजघराने की एक राजकुमारी से अपने एक पुत्र का विवाह कर अपनी स्थिति जो है सुदृढ़ कर लिया था, ठीक है। उसकी पत्नी इतिहास प्रसिद्ध रानी दुर्गावती थी, जो धनुष बाण और बंदूक दोनों को चलाने में निपुण थी। उसने पड़ोसी राज्यों से कई सफल युद्ध किए और इन पड़ोसियों में एक बाज बहादुर भी था, ठीक है। रानी का बेशुमार दौलत और अतुल्य अतुलित सौंदर्य की कहानियां सुनकर इलाहाबाद के सूबेदार आसफ खां का लोभ जाग उठा। उसके बाद वह बुंदेलखंड की ओर 10,000 घुड़सवारों को लेकर बढ़ चला। रानी दुर्गावती रानी दुर्गावती ने आसफ खां की सेना से संघर्ष किया। घायल हो जाने के बाद भी वह बहादुर से लड़ती रही। परिणाम स्वरूप उसने स्वयं चूल्हा घोंपकर अपने प्राण त्याग दिए, ठीक है। अकबर ने राजस्थान के अधिकतर क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया तथा बंगाल व गुजरात को भी जीत लिया। राजपूत राज्यों की विजय के दौरान उसका एक महत्वपूर्ण कदम चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया तथा 6 महीने की घेराबंदी के बाद चित्तौड़ 1568 में पराजित हो गया। अपने सरदारों के सुझाव पर किले को प्रसिद्ध योद्धा जयमल और फत्ता के जिम्मे छोड़कर राणा उदय सिंह पहाड़ियों में जा बैठा। तो उदय सिंह आपका था चित्तौड़ का शासक, ठीक है। तो जब मुगलों ने किले में प्रवेश किया तो बड़ी संख्या में किसानों और राजपूत योद्धाओं की हत्या कर दी गई। जब मुगलों ने किले में प्रवेश किया तो बड़ी संख्या में किसानों और राजपूत योद्धाओं की हत्या कर दी गई। जयमल और फत्ता ने बहुत बहादुरी के साथ मुगलों का सामना किया। अंततः वे पराजित हुए और वीर गति को प्राप्त हुई, ठीक है। शूरवीर जयमल और फत्ता के सम्मान में अकबर ने आगरे के किले के मुख्य द्वार पर हाथी पर सवार होने इन दोनों को पत्थर की मूर्तियां स्थापित करने का आदेश दिया। चित्तौड़ के पतन के बाद रणथंभौर को जीत गया, जो राजस्थान के सबसे शक्तिशाली दुर्ग के रूप में प्रसिद्ध था। 1572 में अकबर ने अजमेर के रास्ते अहमदाबाद पर चढ़ाई की। अहमदाबाद ने बिना युद्ध के आत्मसमर्पण कर दिया। इसी विजय की याद में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। कैम्बे में अकबर ने प्रथम बार समुद्र देखा और एक नाव पर सवार होकर उसकी लहरों का आनंद लिया। पुर्तगाली व्यापारियों की एक मंडली ने भी वहां आकर पहली बार उससे मुलाकात की। इस समय पुर्तगालियों ने भारतीय समुद्रों पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था और वे भारत में एक साम्राज्य की स्थापना की योजना बना रहे थे। प्रशासन तो गुजरात विजय के समय अकबर को साम्राज्य की प्रशासनिक समस्याओं की ओर ध्यान देने का अवसर मिला। गुजरात से लौटने 1573 के बाद अकबर ने भू राजस्व व्यवस्था की ओर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना आरंभ किया। संपूर्ण उत्तर भारत में करोड़ी नाम से जाने वाले अमले भर्ती गए। उनमें से प्रत्येक को 1 करोड़ दाम 2.5 लाख रुपए वसूल करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। अकबर ने एक नई प्रणाली शुरू की 1580 में, जिसे 10 साला प्रणाली कहते हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत 10 साल के दौरान अलग अलग फसलों की औसत उपजों और उसकी औसत कीमतों का हिसाब लगाया गया। औसत उपज का 1/4 भाग राज्य का हिस्सा तय किया गया, लेकिन राजस्व की मांग नकद की शक्ल में शामिल रखी गई। यह काम पिछले 10 सालों की औसत कीमतों की अनुसूची के आधार पर उपज में राज्य के हिस्से को नकद में तब्दील कर दिया गया। राज्य के हिस्से में पड़ने वाली 1 बीघा जमीन की उपज मन में बताई गई, लेकिन औसत कीमतों के आधार पर राज्य का हिस्सा प्रति बीघा रुपयों में तय किया गया था। किसानों को न केवल स्थानीय उपज के आधार पर बल्कि स्थानीय मूल्यों के आधार पर राजस्व अदा करना पड़ता था, ठीक है। इस प्रणाली के कई लाभ थे। जिस समय लोहे की कड़ियों से जुड़े बांसों से बोए गए रकबे को नापा जाता था, उसी समय किसानों और राज्यों दोनों को मालूम हो जाता था कि राजस्व कितना होगा। आपका जो है शासक और वजीर और वकील, तो आपके
मुगल शासक के समय वजीर और वकील कौन था? तो बाबर के समय आपका वजीर था मेहंदी ख्वाजा, हुमायूं का वजीर था निजामुद्दीन अहमद और हिंदू बेग, अकबर का वजीर था बैरम खां जो कि सर्वाधिक शक्तिशाली था, जहांगीर के समय आपका वजीर था, जब पद रिक्त हो गया तो जहांगीर के समय पद जो है खत्म, मतलब कि ब्लैंक था, ठीक है। और शाहजहां के समय वजीर का पद समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो बाबर के समय आपका वजीर था मेहदी ख्वाजा, हुमायूं के समय निजामुद्दीन अहमद व हिंदू बेग, ठीक है। और अकबर बैरम खान और जहांगीर के समय ये पद खाली था, ठीक है, यहाँ पर कोई नहीं था और यहाँ पर आपका पद ही समाप्त कर दिया गया शाहजहां के समय में। यदि सूखे बाढ़ आदि के कारण यदि सूखे बाढ़ आदि के कारण फसलें नष्ट हो जाती थी तो किसान को पूरा राजस्व में छूट दी जाती थी। पैमाइश की इस प्रणाली को पैमाइश की इस प्रणाली और इस पर आधारित राजस्व निर्धारण को जब्ती कहा जाता है। 10 साला प्रणाली जब्ती प्रणाली का एक और भी सुधरा हुआ रूप था। तो 10 साला प्रणाली जब्ती प्रणाली का और भी सुधरा हुआ रूप था। सबसे सामान्य एवं संभवतः सबसे पुरानी नाम बटाई या गल्ला बख्शी थी, ठीक है। नेक्स्ट आपका इस प्रणाली में उपज निर्धारित अनुपात में किसानों और राज्य के बीच बांट दी जाती थी। तो इस प्रणाली में उपज निर्धारित अनुपात में किसानों को और राज्यों के बीच बांट दी जाती थी। कपास तिलहन गन्ना आदि की फसलों के मामले में राज्य आमतौर पर नकद अदायगी चाहता था, इसलिए उन्हें नकदी फसल कहा जाता था, ठीक है। तो कपास तिलहन गन्ना आदि की फसलों के मामले में राज्य आमतौर पर नकद अदायगी चाहता था और इसलिए उन्हें नकदी फसल कहा जाता था। अकबर के अधीन व्यापक रूप से प्रचलित एक तीसरी प्रणाली का नाम नसक था। तो अकबर के अधीन व्यापक रूप से प्रचलित एक तीसरी प्रणाली का नाम नसक था और भू राजस्व तय करने में कृषि भूमि की उर्वरता का ध्यान रखा जाता था, ठीक है। जिस भूमि पर लगभग प्रत्येक वर्ष खेती की जाती थी उसे पोलज कहा जाता था। जिस भूमि पर लगभग जब प्रत्येक वर्ष खेती की जाती थी उसे पोलज कहा जाता था, ठीक है। जब उसमें खेती नहीं की जाती थी तो उसे पर्ती कहा जाता था और जब पर्ती जमीन में खेती की जाती थी तो उसे उस पर पूरा राजस्व पोलज देना पड़ता था, ठीक है। तो जब उसमें खेती नहीं की जाती थी तो उसे पर्ती कहते थे और जब पर्ती जमीन में खेती की जाती थी तो तब उस पर पूरा राजस्व पोलज देना पड़ता था। वैसी जमीन जो लगातार 2-3 साल पड़ती रहती थी उसे चाचर कहा जाता था तथा इससे ज़्यादा समय तक पड़ती रहने वाली भूमि को बंजर कहते थे, ठीक है। इसके अतिरिक्त भूमि को उत्तम, मध्यम और निम्न कोटियों में भी विभाजित किया जाता था और राज्य का दावा 1/3 उपज पर होता था। माप तौल के पैमाने पर अकबर के सिंहासन रूढ़ होने से पूर्व उत्तर में नाप के लिए सिकंदरी गज 39 अंगुल तथा 35 इंच प्रचलित थी, किंतु अकबर के काल में उसका स्थान इलाही गज 41 अंगुल तथा 33 अंक इंच ले लिया था। आईने दहसाला प्रणाली को दक्षिण भारत में शाहजहां के शासन काल में मुर्शिद कुली खां ने लागू किया था, ठीक है। दस साला प्रणाली 10 साला बंदोबस्त नहीं थी। तो 10 साला बंदोबस्त नहीं थी और नव अस्थायी बंदोबस्त थी। राज्य को उसमें परिवर्तन करने का अधिकार था। जब्ती प्रणाली का संबंध राजा टोडरमल से जुड़ा था। कभी कभी इसे टोडरमली व्यवस्था कहा जाता है। टोडरमल एक मेधावी राजस्व अधिकारी था जिसने कुछ समय तक शेरशाह के अधीन काम किया था। मुगल काल में निम्न प्रकार के किसानों को लेख मिलता है। तो पाहिकस अपने जमीन पर खेती करने हेतु दूसरे गांव में जाने वाले किसान को कहते थे पाहिकस। खुदाकस तो स्वयं अपनी जमीन पर खेती करने वाले किसान, जमीन भी उसी गांव में, तो स्वयं अपनी जमीन पर खेती करने वाले किसान और जमीन भी उसी गांव में उसे खुदाकास और मुजारे कहते थे मालिकों की जमीन पर। तो मालिकों की जमीन या खुदाकास किसानों की जमीन पर खेती करने वाले किसान को कहते थे मुजारे, ठीक है। मनसबदारी पद्धति और सेना तो अकबर की मनसबदारी पद्धति के अधीन प्रत्येक अधिकारी को एक दर्जा या मनसब दिया जाता था। सबसे निचला दर्जा 10 का था और सबसे ऊपर का दर्जा 500 का था, जो सरदारों अमीरों के वर्ग के लिए था, ठीक है। तो अकबर की मनसबदारी पद्धति के अधीन प्रत्येक अधिकारी को एक दर्जा या मनसब दिया जाता था और सबसे निचला दर्जा 10 का और सबसे ऊपर का दर्जा 500 का था, जो सरदारों अमीरों के वर्ग को दिया जाता था, ठीक है। अकबर के अंतिम शासनकाल में
5000 मनसब को बढ़ाकर 7000 बना दिया गया तथा मिर्जा अजीज कोका तथा राजा मान सिंह इन 2 सरदारों को इस उच्चतम मनसब में से सम्मानित किया गया। ठीक है, ये दर्जे सामान्य रूप से 2 भागों में विभक्त हुए थे। तो ये दर्जे सामान्य रूप से 2 भागों में विभक्त हुआ करते थे, जात और सवार। जात का अर्थ है व्यक्तिगत, अर्थात इससे व्यक्ति का व्यक्तिगत दर्जा निर्धारित होता था तथा वेतन तय होता था। सवार दर्जा सूचित करता था कि उससे कितने सवार रखना अपेक्षित था। ठीक है, सिपाहियों की एक विवरणिका चेहरा रखी जाती थी तथा उसके घोड़ों को शाही निशान से दाग दिया जाता था, जिसे दाग प्रणाली कहते थे। मनसबदारी प्रथा का मूल चंगेज खां की व्यवस्था में देखा जा सकता है, जिसने अपनी सेना का संगठन दशमलव प्रणाली के आधार पर किया था। अकबर ने इसका आरंभ अपने शासनकाल को 19वें वर्ष 1527 में उस समय किया था जब उसने अपनी भूमि राजस्व में सुधार किया था तथा जात व सवार नामक प्रणालियां शुरू की थी। ठीक है, 500 जात से नीचे वाले दर्जे वाले लोग मनसबदार, 500 से लेकर 2500 तक की जात वाले लोग अमीर और 2500 से 2500 से ऊपर की जात वाले लोग अमीर अमदा या उम्दा आजम कहलाते थे। ठीक है, अकबर के नवरत्न में कौन कौन थे? तो आपके बीरबल, अबू फजल, तानसेन, अब्दुल रहीम खाने खाना, मान सिंह, राजा टोडरमल, फैजी और हकीम हुकाम और मुल्ला दो प्याजा, ये आपके अकबर के नवरत्न थे। तो बीरबल, तो नवरत्नों में सबसे बुद्धिमान बीरबल को ही माना जाता है। इनका जन्म 1528 में कालपी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके बचपन का नाम महेश दास था। अबुल फजल, ये सूफी शेख मुबारक के पुत्र थे और जिनका जन्म 1550 में हुआ था। 1550 में अकबरनामा व आईन अकबरी जैसे ग्रंथों की रचना करके वह प्रसिद्ध हो गए थे। ठीक है, मिर्जा तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। ये संगीत कला में अत्यधिक निपुण थे। तानसेन को संगीत सम्राट भी कहा जाता था। अकबर ने इन्हें कंठार भरण वाली विलास की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अब्दुल रहीम खाने खाना, तो ये बैरम खां के पुत्र थे। इन्होंने तुर्की में लिखे बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था और इन्हें खाने खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था। मान सिंह, तो ये आमेर के राजा भारमल के पौधे थे। तो ये आमेर के राजा भारमल के पौधे थे तथा भगवान दास के पुत्र थे। ठीक है, तो ये आमेर के राजा भारमल के पौधे थे तथा भगवान दास के पुत्र थे। इन्होंने अकबर के साम्राज्य विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनकी मृत्यु 1611 में हुई थी। ठीक है, राजा टोडरमल, इनका जन्म अवध के जिला सीतापुर के लहरपुर तहसील में हुआ था और इनकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण इनके द्वारा किए गए भूमि सुधार था। दीवान ए अशरफ के पद पर रहकर इन्होंने भूमि सुधार की सफल योजना चलाई थी। ठीक है, अनिश आपका फैजी, तो ये अब्दुल फजल के बड़े भाई थे। तो फैजी ये अब्दुल फजल के बड़े भाई थे। इन्होंने महाभारत व श्रीमद् भगवद गीता का फारसी अनुवाद व अकबरनामा ग्रंथ की रचना की है। हकीम उमम, ये अकबर के विश्वास पात्र मित्र थे। अकबर ने प्रसन्न होकर इन्हें अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया था। मुल्ला दो प्याजा, अपनी बुद्धिमानी और वाक्पटुता के कारण वे नवरत्नों में शामिल किए गए। इन्होंने खानों में दो प्याजा व्यंजन अत्यधिक पसंद होने के कारण इनका नाम अकबर ने मुल्ला दो प्याजा कर दिया था। मनसबदार से यह आशा की जाती थी कि अपने वेतन में से वह निर्धारित संख्या में रखे जाने वाले घोड़ों, हाथियों व भारवी पशुओं, ऊँट, खच्चरों, गाड़ियों आदि पर होने वाले व्यय भी पूरा करेंगे। ठीक है, तो आपका हमने जो ऊपर पढ़ा था मनसबदार, इसी के बारे में बोला। ठीक है, तो ये आपका जो मनसबदार था, ठीक है, बहुत बड़ा मनसबदारी पद्धति। ठीक है, तो 500 जात से नीचे का दर्ज मनसबदार, 500 से लेकर 2500 तक अमीर और 2500 से ऊपर की जात वाले अमीर उम्दा या आजम कहलाते थे। ठीक है, मनसबदार से यह आशा की जाती थी कि वह अपने वेतन से वह निर्धारित संख्या में रखे जाने वाले घोड़े, हाथियों और भारवाही पशुओं, ऊँट, खच्चरों, गाड़ियों आदि में होने वाले व्यय भी पूरा करेंगे। 5000 मनसबदार, तो 5000 मनसबदार को 340 घोड़े, 100 हाथी, 400 ऊँट और 100 खच्चर और 160 गाड़ियाँ रखनी पड़ती थी। मनसबदारों को अच्छे वेतन दिए जाते थे। 5000 मनसबदार को मासिक 30,000 रुपये और 3000 को 17,000 रुपये और 1000 को 8,200 रुपये दिए जाते थे। ठीक है, और स्थानीय सरकार का संगठन कैसा था अकबर के शासनकाल में? तो स्थानीय शासन के संगठन में अकबर ने कोई परिवर्तन नहीं किया। परगने और सरकारें पूर्ववत अस्थायी रही।
सरकार के मुख्य अधिकारी फौजदार और अमल गुजार होते थे। फौजदार, तो फौजदार शांति व्यवस्था, तो फौजदार शांति व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होता था तथा अमल गुजार का काम भू राजस्व निर्धारित करना एवं उससे वसूल करना होता था। साम्राज्य के प्रदेश, तो साम्राज्य के प्रदेश जागीर, खालिसा और इनाम में विभाजित होती थी। ठीक है, खालिसा गांवों की, तो खालिसा गांवों की आय सीधे शाही खजाने में जाती थी। इनाम भूमि वह होती थी जो विद्वानों और धर्मत्वज्ञों को आवंटित की जाती थी। अमल गुजारों से सामान, तो अमल गुजारों से समान तौर पर सभी प्रकार की जरूरतों पर निगरानी रखने की आशा की जाती थी और इसकी केंद्रीय शासन प्रणाली दिल्ली सल्तनत के काल में विकसित शासन संरचना पर आधारित थी। सैनिक विभाग का प्रधान, तो सैनिक विभाग का प्रधान मीर बख्शी कहलाता था। तो सैनिक विभाग का प्रधान मीर बख्शी कहलाता था। सरदारों के, तो सरदारों के संगठन का प्रधान दीवान नहीं बल्कि मीर बख्शी माना जाता है। तो सरदारों के संगठन का प्रधान मीर बख्शी नहीं बल्कि दीवान नहीं बल्कि मीर बख्शी माना जाता था। ठीक है, साम्राज्य की खुफिया और सूचना एजेंसी का प्रधान मीर बख्शी होता है। तो साम्राज्य की खुफिया और सूचना एजेंसियों का प्रधान मीर बख्शी होता था। ठीक है, खुफिया अधिकारी बरीद, तो खुफिया अधिकारी बरीद और सूचना अधिकारी वाकिया निविष्ट साम्राज्य के सभी हिस्सों में तैनात किए गए थे। तो खुफिया निविष्ट बरीद और सूचना अधिकारी वाकिया निविष्ट साम्राज्य के सभी हिस्सों में तैनात किए गए थे। दीवान और मीर बख्शी, तो दीवान और मीर बख्शी लगभग एक दूसरे के समकक्ष होते थे और एक दूसरे पर अंकुश रखने का काम करते थे। पदाधिकारी मीर सामा, तो पदाधिकारी मीर सामा सम्राट की गृहस्थी का प्रबंध करने वाले प्रधान अधिकारी होता था और यह हरम की जरूरतों को पूरा करता था। ठीक है, और इसकी व्यवस्था करता था। ठीक है, अत्यधिक वस्तुएं सामान शाही कार्यशालाओं की देख रेख में बनाई जाती थी जिन्हें कारखाना कहते थे। राज दरबार में, तो राज दरबार में शिष्टाचार का पालन, शाही अंगरक्षकों का नियंत्रण आदि इसी अधिकारी की देख रेख में हुआ करता था। न्याय विभाग का प्रधान, तो न्याय विभाग का प्रधान आला काजी होता था और यह दीवानी और फौजदारी दोनों तरह के मुकदमों को सुनता था। इसकी सहायता के लिए मुफ्ती होता था। ठीक है, 1580 ईस्वी में, तो 1580 ईस्वी में अकबर ने अपने साम्राज्य को 12 सूबे में बांट दिया जो निम्नलिखित थे: बंगाल, बिहार, इलाहाबाद, अवध, आगरा, दिल्ली, लाहौर, मुल्तान, काबुल, अजमेर, मालवा, गुजरात। और प्रत्येक सूबे में एक एक सूबेदार, दीवान बख्शी और सदर काजी और वाकिया निविष्ट नियुक्त कर दिए गए थे। राजपूतों से संबंध क्या था? अकबर के सिंहासन पर बैठते ही आमेर का कचवाहा वंशीय शासक, तो आमेर का कचवाहा वंशीय शासक भारमाल उसके दरबार में आया था। भारमाल ने व्यक्तिगत रूप से अकबर से मिलकर उसके प्रति अपना सम्मान प्रकट किया और अपनी छोटी पुत्री हरखा भाई जोधाबाई को विवाह अकबर से करके उसने अपनी स्थिति संधि को सुदृढ़ किया। अकबर की राजपूत नीति के साथ उसकी धार्मिक सहिष्णुता की नीति का सुखद संयोग था और 1564 ईस्वी में उसने जजिया कर, तो 1564 में उसने जजिया कर समाप्त कर दिया और एक मिनट 1564 में उसने जजिया कर समाप्त कर दिया। अकबर ने तीर्थकर, तो अकबर ने तीर्थकर, ठीक है, अकबर ने तीर्थकर इससे पहले समाप्त कर दिया था। इसी प्रकार युद्ध बंदियों को बलपूर्वक मुस्लिम बनाने के चलन को समाप्त कर दिया था। ठीक है, जैसलमेर और बीकानेर, तो जैसलमेर और बीकानेर के राजाओं ने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। मेवाड़ एकमात्र राज्य था जो मुगल प्रभुता स्वीकार न करने की जीत पर अड़ा था। ठीक है, उदयपुर और पहाड़ी क्षेत्रों में मेवाड़ के बृहत्तर भाग महाराणा प्रताप के नियंत्रण में था। 1572 में राणा उदय सिंह का पुत्र महाराणा प्रताप गद्दी पर बैठा था। अकबर ने एक के बाद एक कई युद्धमंडल भेजकर महाराणा प्रताप को इस बात पर सहमत करने की कोशिश की कि वह मुगल प्रभुता को स्वीकार कर ले। अकबर ने उसे जो शाही पोशाक भेजी थी उसे महाराणा प्रताप ने धारण कर लिया था। महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह को अकबर के प्रति व्यक्तिगत रूप से सम्मान व्यक्त करने और उसकी सेवा स्वीकार कर लेने के लिए भगवान दास के साथ दरबार में जाता है। राणा प्रताप अकबर का यह आग्रह स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि वह व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति होकर शहंशाह के प्रति सम्मान प्रदर्शित करे। 1526 के आरंभ में अकबर अजमेर पहुंचा और मान सिंह को 5000 की एक सेना लेकर राणा प्रताप पर आक्रमण करने का दायित्व सौंपा।
राणा की तत्कालीन राजधानी कुंभलगढ़ तक जाने वाले रास्ते पर पड़ने वाली तंग घाटी में, जो कि हल्दी घाटी के नाम से जानी जाती थी, दोनों पक्षों के बीच भीषण युद्ध हुआ। मुगलों ने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही आदि राज्यों पर, जो मेवाड़ के अधीन और उसके मित्र थे, जिन्होंने राणा का समर्थन दिया था, अत्यधिक विनाश किया था। अकबर ने इन राज्यों को जीतकर इनके साथ अलग से संधियां की, जिससे राणा प्रताप और भी अकेला पड़ गया। मुगलों ने कुंभलगढ़ और उदयपुर दोनों पर अधिकार कर लिया। ठीक है। 1585 में अकबर ने उत्तर पश्चिम की भयानक परिस्थितियों पर निगरानी रखने के लिए पंजाब में डेरा डाल दिया था। ठीक है। अगले 12 वर्षों तक वह वहीं रहा और राणा प्रताप के विरुद्ध कोई मुगल सेना नहीं भेजी गई। राणा प्रताप ने अपने अनेक प्रदेशों पर पुनः अधिकार कर लिया, जिसमें कुंभलगढ़ और चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र सम्मिलित हैं। इस काल में राणा प्रताप ने आधुनिक डूंगरपुर के निकट चावड़ा में एक नई राजधानी बसाई और 1597 में मात्र 51 वर्ष की आयु में राणा प्रताप की मृत्यु हो गई। अकबर की राजपूत नीति मुगल साम्राज्य और राजपूत दोनों के लिए लाभदायक सिद्ध हुई। राजपूतों से मित्रता के फलस्वरूप मुगल साम्राज्य को भारत के सबसे दुर्धर्ष योद्धाओं की सेवा प्राप्त हुई। साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने और उसका विस्तार करने में राजपूतों ने अविचल निष्ठा का महत्वपूर्ण योगदान दिया था। एकीकरण की ओर तो अकबर ने जो प्रारंभिक सुधार किए, उनमें से एक था कि उसने मुस्लिम राज में गैर मुसलमानों पर लगाए जाने वाले जजिया नामक व्यक्तिगत कर को समाप्त कर दिया था। अकबर ने प्रयाग, बनारस आदि पवित्र स्थलों पर जाने वाले लोगों पर लगाए जाने वाले तीर्थ कर समाप्त कर दिया। इसके अतिरिक्त अकबर ने हिंदुओं को सरदार के वर्गों में स्थान देकर साम्राज्य के उदार सिद्धांतों को सुदृढ़ किया। आरंभ से ही अकबर की धर्म और दर्शन की गहरी रुचि थी। 1575 ईस्वी में अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में एक बड़ा कक्ष बनवाया। इसे इबादत खाना प्रार्थना कक्ष कहा जाता था। इबादत खाने में वह धर्मज्ञों, रहस्यवादियों और अपने दरबार के जाने माने विद्वानों और बौद्धिक जनों की गोष्ठियां आयोजित करता था। अकबर ने इबादत खाने के सभी द्वार सभी के लिए खोल दिए थे। इबादत खाना न केवल ईसाइयों, जरूस्त्रियों, हिंदुओं और जैनों के लिए बल्कि नास्तिकों के लिए भी खुला था। 1579-1580 में पूर्व में एक विद्रोह भड़क उठा। काजियों ने इस कई फतवे जारी कर अकबर को काफिर विधर्मी करार दे दिया था। ठीक है। अकबर के इबादत खाने के धर्माचार तो धर्म आपका हिंदू। ठीक है। तो हिंदू आपके इनके धर्माचार्य थे देवी और पुरुषोत्तम। जैन धर्म के धर्माचार्य थे हरिविजय सूरी और जिन चंद्र सूरी। पारसी धर्माचार्य थे अकबर के समय दस्तूर मेहरजी राणा। और ईसाई धर्म के धर्माचार्य थे आपके एकाबीबा और मोन्सेरात। ठीक है। तो मौलवियों के मुकाबले अपनी स्थिति को और भी मजबूत करने के लिए अकबर ने एक मजहर यह घोषणा जारी की थी। ठीक है। तो 1582 में अकबर ने इबादत खाने में बहसों का सिलसिला बंद कर दिया। इस तथ्य का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि अकबर ने किसी नए धर्म की घोषणा की थी। इसके लिए अबुल फजल और बदायूनी ने तौहीद इलाही शब्द का प्रयोग किया, जिसका अर्थ है एकेश्वरवाद। इसके साथ दीन अर्थात धर्म शब्द 80 साल बाद जोड़ा गया। तौहीद इलाही वास्तव में सूफी मत जैसे एक पंथा। अधिकांश इसके सदस्य बन गए और दीक्षा का दिन रविवार होता था। नवदीक्षित व्यक्ति अपना सिर सम्राट के चरणों में रख देते थे और उसे प्यार से उठाकर एक मंत्र था, जिसे सूफियों की भाषा में शास्त्र कहा जाता था। इसमें अकबर का प्रिय सिद्धांत अल्लाह अकबर या अल्लाह महान शामिल है। बदायूनी कहता है कि सदस्यों की निष्ठा 4 अवस्थाएं हुआ करती थी। तो बदायूनी कहता है कि सदस्यों की निष्ठा की 4 अवस्थाएं हुआ करती थी: संपत्ति की अर्पण, जीवन का अर्पण, सम्मान का अर्पण और धर्म का अर्पण। अकबर ने विभिन्न धर्मों के बीच सुलह कुल या शांति तथा मेलजोल पर और भी तरीकों से भी दबाव देने का प्रयास किया। उसने संस्कृत, अरबी, ग्रीक आदि की कृतियों का फारसी में अनुवाद करवाने के लिए एक विशाल अनुवाद विभाग स्थापित किया था। सबसे पहले सियासत बत्ती से अथर्ववेद बाइबल का अनुवाद आरंभ किया। इसके बाद महाभारत, रामायण और गीता का भी अनुवाद करवाया था। पंचतंत्र और भूगोल से संबंधित कई रचनाओं का अनुवाद किया। साथ सबसे पहली बार कुरान का अनुवाद किया गया था। अकबर ने कई सामाजिक और शैक्षिक सुधार किए। उसने सती प्रथा समाप्त कर दी। विधवा विवाह को कानूनी समर्थन दिया गया। विवाह का उम्र बढ़ाकर लड़कियों के लिए 14 वर्ष और लड़कों को 16 वर्ष कर दिया गया। अकबर ने शिक्षा के पाठ्यक्रम को संशोधित किया। उसने नैतिक शिक्षा, गणित, कृषि, ज्यामिति, खगोल विज्ञान, शासन के नियम, तर्कशास्त्र और इतिहास आदि जैसे धर्मेतर विषयों की शिक्षा पर बल दिया। उसने कलाकारों, कवियों, चित्रकारों और संगीतज्ञों
को प्रसिद्ध दिया। उनका दरबार नवरत्न कहे जाने वाले विभिन्न क्षेत्रों के मूर्धन व्यक्तियों के लिए प्रसिद्ध हो गया था। तो आज के लिए बस नहीं, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हमारा पार्ट नंबर भी और कल हमारा सेकंड वीडियो होगा चैप्टर नंबर 28 का, ठीक है। तो कल हमारा चैप्टर नंबर 28 का सेकंड वीडियो होगा, जो कि हम जहांगीर से स्टार्ट करेंगे और इसको कल समाप्त करेंगे, ठीक है। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।